नमस्कार। आज के इस विशेष समाचार विश्लेषण में हम सीधे बेंगलुरु से आ रही एक बेहद संजीदा और परेशान करने वाली खबर पर गहराई से नजर डालेंगे। हाल ही में दर्ज हुई कुछ एफआईआर यानी फाइल के रिपोर्ट्स के आधार पर एक राजनीतिक हस्ती पर बेहद संगीन आरोप लगे हैं। हमारा मकसद यहां किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है और निष्पक्ष रूप से ये समझना है कि पुलिस के दस्तावेज आखिर क्या कह रहे हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हालिया रिपोर्ट्स ने एक ऐसी हेडलाइन दी है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। कांग्रेस नेता पर नाबालिगों से मारपीट का आरोप। यह बिल्कुल भी कोई आम विवाद नहीं है। जिन आरोपों की वर्तमान में पुलिस द्वारा जांच चल रही है वे हैरान करने वाले हैं। आइए बिना किसी पूर्व धारणा के इन शिकायतों के आधार पर इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि असल में आरोप क्या-क्या हैं। पहला हिस्सा, मारपीट के आरोप। पुलिस रिपोर्ट्स में इस जांच के केंद्र में जिस व्यक्ति को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया है वो हैं आनंद नायडू। ये बैंगलोर उत्तर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। अब जाहिर है किसी हाई प्रोफाइल राजनीतिक व्यक्ति का नाम सामने आने से इस खबर ने तुरंत तूल पकड़ लिया है, लेकिन राजनीति को एक तरफ रखते हुए हमारा पूरा ध्यान सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के ठोस तथ्यों पर ही केंद्रित रहेगा। प्राथमिक एफआईआर में दर्ज बयान इस स्थिति की भयावहता को साफ दर्शाते हैं। नाबालिगों की शिकायत के मुताबिक उन पर, और मैं यहां सीधे रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं, रॉड से हमला किया गया और शारीरिक रूप से मारपीट की गई, जिससे पैरों, हाथों और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। एक राजनीतिक हस्ती द्वारा बच्चों पर कथित रूप से इस तरह के हिंसक हमले का दावा एक बेहद गंभीर आपराधिक जांच का विषय बन गया है। लेकिन अहम सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे। दूसरा हिस्सा, इस घटना की पृष्ठभूमि और कथित मकसद। चलिए इस घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक इस पूरे विवाद की जड़ में एक कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी विवाहेतर संबंध है। पुलिस को दी गई शिकायत में दावा किया गया है कि आरोपी और शिकायतकर्ता की पत्नी के बीच पिछले 3 से 4 सालों से संबंध थे। रिपोर्ट में सबसे अहम बिंदु ये बताया गया है कि जब दोनों नाबालिगों ने इस रिश्ते पर सवाल उठाए तो कथित तौर पर इसी बात ने आरोपी को भड़का दिया, जिसके बाद इस शारीरिक हमले को अंजाम दिया गया। तीसरा हिस्सा, संपत्ति विवाद के दावे। अब इस जांच में एक और जटिल पहलू जुड़ गया है जो कि आर्थक है। शिकायतकर्ता ने सिर्फ एक कथित अफेयर का ही जिक्र नहीं किया है, बल्कि यह भी आरोप लगाया है कि उनकी सहमति के बिना संपत्ति को आरोपी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। पहले यह प्रॉपर्टी शिकायतकर्ता के नाम पर थी। यह नया दावा मामले को पूरी तरह से उलझा देता है। अब इसमें सिर्फ हिंसा के आरोप शामिल नहीं हैं, बल्कि एक गहरा आर्थिक और संपत्ति का विवाद भी सामने आ रहा है। चौथा और आखिरी हिस्सा, कानूनी कार्रवाई और जांच। कानूनी प्रक्रिया अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। इस मामले को लेकर अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन में आधिकारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बेंगलुरु पुलिस इस वक्त इस केस को हैंडल कर रही है और तेजी से सबूत और बयान इकट्ठा करने में जुटी है। जमीनी स्तर पर एक ठोस पुलिस एक्शन शुरू हो चुका है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस ने इस मामले में सिर्फ मारपीट की धाराएं नहीं लगाई हैं, उन्होंने पॉक्सो एक्ट लागू किया है। पॉक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। ये बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए भारत का एक बेहद सख्त कानूनी ढांचा है। इस एक्ट के जुड़ने का सीधा सा मतलब है कि इस केस की गंभीरता और आरोपी के लिए कानूनी मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। ताज़ा स्थिति ये है कि आधिकारिक पुलिस जांच लगातार जारी है। पुलिस इन सभी अलग अलग दावों की गहनता से जांच कर रही है, चाहे वो रॉड से हमले का आरोप हो, कथित अफेयर की बात हो या फिर संपत्ति ट्रांसफर का मामला। जांच एजेंसियां सच्चाई का पता लगाने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही हैं। अंत में ये पूरा घटनाक्रम एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। एक तरफ दीवानी संपत्ति विवाद है और दूसरी तरफ पॉक्सो एक्ट के तहत संगीन आपराधिक आरोप। इन दोनों का ये संगम इस चल रही जटिल पुलिस जांच की दिशा को आगे कैसे प्रभावित करेगा? क्या संपत्ति का विवाद इस पूरे मामले की मुख्य वजह थी, या फिर बच्चों पर हमला इस आरोप का असल केंद्र है? जैसे जैसे बेंगलुरु पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे और भी कई सच सामने आएंगे। आज के समाचार विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद।